हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएफएस। सभी का स्वागत है आज के सेशन में। आज 19 सितंबर है। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आई विश सभी का, जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, जो नहीं भी देख रहे हैं, आप सभी को अच्छे मार्क्स आए, आप नेट सेट क्लियर करें, असिस्टेंट प्रोफेसर बने, जेआरएफ के लिए जाएं, यही कामना है सभी के लिए। तो बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग हमारे सेशन में क्या करने वाले हैं, वी आर रिज्यूमिंग आवर सीरीज, और उसके अंदर आज हम लोग ओशंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिकली जो अपने ओशंस होते हैं, जिनको हम लोग हिंदी में समुद्र कहते हैं, महासागर कहते हैं नॉर्मली, समुद्र तो सी हो गया। तो ये ओशंस हमारे किस तरह से बने, ओके, कौन कौन सी थ्योरीज के पीछे हैं। सबसे बड़ा ओशन जैसे पैसिफिक ओशन, फिर बाद में अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन, अंटार्कटिक ओशन, ये 5 तरह के हमारे ओशंस रहते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग पैसिफिक और अटलांटिक को पढ़ेंगे। ठीक है, चलो देखो पढ़ते हैं। सबसे पहले थ्योरीज देखते हैं कि जो आज के हम लोग जो 5 ओशन पढ़ रहे हैं, ये बेसिकली कब बने, किस तरह से ये आए। तो कुछ थ्योरीज दी गई हैं। पहले अपना जो ग्लोब है वो इस तरह से दिखता है। क्या है ये इसमें देख रहे हो कि एक तरफ जो कॉन्टिनेंट्स है वो सारे के सारे आपस में जुड़े हुए हैं, ओके, और दूसरे बिफोर आफ्टर। आफ्टर क्या है, आफ्टर में ये लिखा हुआ है, आफ्टर में ये दर्शाया गया है कि कॉन्टिनेंट्स है वो अलग अलग हो गए। जो आज के हम लोग जो कॉन्टिनेंट्स दिखते हैं वो है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ये सारे आज के अपने कॉन्टिनेंट्स। तो स्टूडेंट्स, ये जो थ्योरी है कि पहले सारे के सारे आपस में जुड़े हुए थे, सिर्फ एक लैंडमास था, और फिर बाद में किन्हीं कारणों की वजह से वो क्या हुआ, ये जो लैंडमास है वो टूट गया, बड़ा वाला, और ये टूट के इस तरह से आज के जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं, जो ये कॉन्टिनेंट जो ड्रिफ्टिंग हुई है, इसे कहा जाता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। क्या कहते हैं इसको, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कहते हैं। ये देखो, एक प्रेजेंटेशन आपके सामने देखिए, तो किस तरह से पूरा एक लैंडमास था और ये फिर कुछ भागों में टूट गया। तो कुछ भाग तो रह गए अपने साउथ में और कुछ भाग चले गए अपने नॉर्थ के अंदर। दिख रहा है, ये देखो अपना इंडिया जो है, दिस इज इंडिया। ये देखो इंडिया जाकर पूरी तरह से यूरोपियन प्लेट में मिक्स कोलाइड हो रहा है, और ये आज तक हो रही है प्रोसेस। तभी हमारे जो हमारा हिमालय माउंटेन है उसका इसके बीच में जो सी है, इसे कहा जाता है 33 सी। और जब जो इंडियन जो लैंडमास है, ये जो है वो यूरोप में जाकर कोलाइड हुआ, तब वहां पर क्या हुआ, जो वो 33 सागर प्लस वो जो कॉन्टिनेंटल दो क्रस्ट जब मिलती है, तो एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट वो ऊपर की तरफ उठ जाती है। उसी से क्या हो रहा है, हमें हिमालय का निर्माण हो रहा है। तो जब ओरिजिन ऑफ हिमालय पढ़ते हैं तो ये थ्योरी ही सबसे ज्यादा कारगर साबित होती है। बस ये ऐसा ही हुआ है, मतलब मोस्ट साइंटिस्ट थिंक कि दिस हैपेंड, बट ये हुआ क्यों है, बस इसका रीजन उस टाइम पे सबसे पहले कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया। और आज के मॉडर्न जमाने में हम लोग कौन सी थ्योरीज को यूज करते हैं वो अब देखो, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये चीज बताई किसने कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट होता है, सबसे पहले बताया एल्फ्रेड वेगनर ने। किसने बताया, एल्फ्रेड वेगनर ने बनाया। और उन्होंने एक हाइपोथेसिस दी थी, मतलब उन्होंने एक इमेजिनेशन या फिर अपना एक स्टडी के बाद में एक जो रिपोर्ट होती है उसको हाइपोथेसिस कहते हैं। तो उन्होंने क्या बताया था, एक मिनट, एल्फ्रेड वेगनर ने एक हाइपोथेसिस दी थी कि जो मॉडर्न की जो कॉन्टिनेंट्स है ना, जो हमें अब दिख रहे हैं, जैसे इस तरह से ये जो कॉन्टिनेंट है ये अब दिख रहे हैं, पहले क्या थे, सारे के सारे आपस में जुड़े हुए थे, क्लम्प्ड टुगेदर। इन्होंने ये लिखा कि आपस में सारे के सारे क्लम्प्ड टुगेदर है, और इन्हें कहा गया, उन्होंने इसको क्या कहा, उन्होंने इसको एक नाम दिया, और उसका नाम है ये सुपर कॉन्टिनेंट। क्या बोला उन्होंने, सुपर कॉन्टिनेंट बोल दिया, ओके। और उस सुपर कॉन्टिनेंट को क्या नाम दिया गया, उसको नाम दिया गया पेंजिया। ये आप देख पा रहे हो राइट साइड में, ये 225 मिलियन ईयर्स एगो हमारा लैंडमास एक ही माना जाता। तो जो बड़ा लैंडमास था उसे तो कहा गया पेंजिया,
और जो उसके अलावा जो पानी था साइड में, जो ओशियन है, सुपर ओशियन जिसको बोलते हैं, उसको बोला गया पैंथालासा। क्या बोला गया? पैंथालासा। ठीक है। और जो पेंजिया शब्द है वो किससे आया है? ऑल लैंड। पेंजिया शब्द किससे आया है? ऑल लैंड। आप देख पा रहे हो ना कि एक ही है सारी की सारी। और पैंथालासा उसका शब्द, उसका मतलब होता है ऑल ओशियन। क्या होता है? ऑल ओशियन। ठीक है, ये है। Over millions of years, Wagner suggested the continental had drifted apart. एल्फ्रेड ने क्या कहा कि तो कुछ सालों बाद में, 225 मिलियन साल पहले तो ऐसा था, उसके बाद में 150 मिलियन ईयर्स एगो धीरे धीरे टूटने लगे। तो जो भाग नॉर्थ की तरफ जा रहा था उसको तो कहा गया लोरेशिया या फिर अंगारा लैंड, और जो पार्ट साउथ में रह गया उसे कहा गया गोंडवाना लैंड। क्या कहा गया? गोंडवाना लैंड या फिर सदर्न लैंड उसको कहा गया, दक्षिणी भूमि कहा गया। ठीक है। वैगनर ने अपने आइडियाज को सबसे पहले प्रेजेंट किया था 1912 के अंदर। कब दी थी ये थ्योरी? 1912 में दी थी, और ये क्वेश्चंस डायरेक्टली एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। ठीक है। उनकी जो एक बुक थी, उस बुक का नाम क्या है? ओरिजिन्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस, जिसको उन्होंने पब्लिश किया था 1915 के अंदर। ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने आइडिया कब प्रेजेंट किया? 1912 में, और उनका आइडिया पब्लिश कब हुआ? 1915 के अंदर हुआ। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जा सकते हैं। और ये चीज किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है। रीजन क्या है? आप खुद देखिए ना कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट तो सबको पता होना चाहिए कि किस तरह से हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ है, ओरिजिन ऑफ अर्थ। और अपने जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो किस तरह से, अब जो आज के जमाने में जो हम लोग देख रहे हैं वो किस तरह से, पहले किस तरह से और अब किस तरह से। ओके। और ये वैगनर का ही काम था, जो आज हम लोग जो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी पढ़ते हैं, जिससे कि सारा अर्थ को एक वोल्केनो, जो भी हमारे एक्टिविटीज हो रही है नेचुरल, वो सारी की सारी प्लेट टेक्टोनिक्स के द्वारा हो रही। ठीक है। और एक छोटा सा फैक्ट और मैंने लिखा है यहां पर कि अब्राहम ओर्टेलियस, इन्होंने क्या बताया स्टूडेंट्स? इन्होंने बताया था कि जो अटलांटिक ओशियंस, जैसे अटलांटिक ओशन कौन सा है? ये वाला अटलांटिक ओशन। ये देखो, ये है अटलांटिक ओशन। तो अटलांटिक ओशन में जो ये एकदम सिमिलरिटी दिख रही है ना, जैसे मान लो साउथ अमेरिका और अफ्रीका देखो एकदम ऐसा सेम सेम लग रहे हैं ये, और यूरोप और नॉर्थ अमेरिका भी अगर हम लोग इसको अगर ज्वाइन करें तो ये ज्वाइन हो जाएगा पूरा अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन एस शेप का है, एस शेप, एस। ठीक है। और तो ओर्टेलियस ने सबसे पहले एक थ्योरी दी थी कि जो अटलांटिक ओशन के जो साइड्स है ना वो एकदम सिमेट्रिकल है, एकदम आप इसको ज्वाइन करो तो ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है। ये तो ये आप याद रखिएगा, अगर ये वाला क्वेश्चन आ जाए, इस तरह से क्वेश्चंस पूछ लें, तो आपको अब्राहम ओर्टेलियस करके आना है एग्जाम के अंदर। ठीक है। चलो, तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को एविडेंस कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स, जो ओर्टेलियस ने कहा था पहला तो वही है कि जिगसॉ फिट, इस तरह से फिटिंग जो होती है, ये जो फिटिंग है, दिस फिटिंग एज यू कैन सी, साउथ अमेरिका और अफ्रीका एकदम जैसे ये दोनों हैं, इनको हम लोग जब ज्वाइन करेंगे तो इस तरह का फॉर्मेशन होगा, तो एकदम मैच कर रहा है। इसको बोलते हैं जिगसॉ फिट। क्या बोलते हैं? जिगसॉ फिट। यहां तक ठीक है। उसके बाद में तो ये सबसे पहली एविडेंस है हमारी जिगसॉ फिट की थ्योरी कि देखो एकदम सेम मैचिंग कर रहा है, अगर इनको ज्वाइन करेंगे तो दोनों एकदम सेम मैच हो जाएंगे। उसके बाद में दूसरी जो थ्योरी दी गई वो एविडेंस दिया गया कि देखो ये जो लाइंस दिख रही है ना आपको, ये लाइंस हैं कि एक ही रेप्टाइल था स्टूडेंट्स, इसका नाम है लिस्टोरोसोरस। जैसे डायनोसोरस होता है ना, वैसे ही लिस्टोरोसोरस, उसका नाम है लिस्टोसोरस। तो लिस्टोसोरस के जो फॉसिल्स के एविडेंस हैं वो अफ्रीका में भी मिल रहे हैं, इंडिया में भी मिल रहे हैं और अंटार्कटिका में भी मिल रहे हैं। तो दिस प्रूव्स कि अगर कोई रेप्टाइल बहुत पुराना है तो ये तीनों की जगह अगर कुछ नया होता, अगर ये एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते तो ये रेप्टाइल्स कहाँ मिलते? मिलते ही नहीं है रेप्टाइल्स। इस रेप्टाइल का फॉसिल अंटार्कटिका, अफ्रीका और इंडिया में क्यों मिल रहा है? ये प्रूव करता है कि पहले
जो ये रेप्टाइल है वो पूरे इस लैंडमास में घूमता होगा। पहले ये लैंडमास एक ही होगा, सुपर कॉन्टिनेंट होगा इस तरह से, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और दे रखा है साइनोग्नाथस। अब ये साइनोग्नाथस जो कोने वाला है ये साउथ अमेरिका में भी इसके फॉसिल्स मिल रहे हैं और अफ्रीका में मिले। जब हम लोगों ने एविडेंस किया, खुदाई की, तब अफ्रीका और अमेरिका दोनों में मिल रहे हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है? जब अगर कॉन्टिनेंट्स कभी ज्वाइन हुए नहीं होते अकॉर्डिंग टू सम पीपल, तो यहां पर जो रेप्टाइल है वो यहां कैसे पहुंच गया, इतना दूर कैसे पहुंच गया? अटलांटिक ओशन तो बहुत बड़ा है। तो ये है अपना सेकंड एविडेंस प्रूव करने का कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एकदम सही है, ठीक है। तीसरा जो अपना एविडेंस है वो है स्टूडेंट्स ये, इनको कहते हैं टिलाइट या फिर टिल कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? टिल या फिर टिलाइट। तो ये जो आपके सामने दिख रहे हैं ना रॉक, इसको कहा जाता है टिलाइट। तो ये जो टिलाइट होती है ये कहां कहां मिली है? ये अंटार्कटिका, इंडिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। ये आपको जो ब्लैक कलर का जो पोर्शन दिख रहा है गोल गोल, इसके अंदर टिलाइट्स मिले हैं, सेम सेडिमेंट्स, सेम रॉक्स के। तो ये भी क्या प्रूव करता है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एकदम सही है, पहले ये लैंडमास एक था। तो ये कुछ एविडेंसेस हैं जो प्रूव करते हैं, ठीक है। अब हमने पढ़ ली ये क्यों मैंने बताया आपको सर अपने कॉन्टिनेंट्स वगैरह के बारे में बताया, अपना सेशन ओशंस के बारे में था। देखिए इसलिए बताया गया है क्योंकि जब कॉन्टिनेंट्स मूव होंगे तभी तो ओशंस बनेंगे। तो इसी तरह से मतलब जो आज के जो ओशन है, क्योंकि अगर सपोज करो पूरा जो लैंडमास है धरती का वो अगर एक ही होता तो फिर बाद में ओशन बनता ही नहीं। ये हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं पैसिफिक, अटलांटिक, सिर्फ एक ओशन को पढ़ते, ये सारा का सारा ओशन इंटरकनेक्टेड हो जाता है ना। तो ओशंस के बारे में ये है, कहा जाता है कि जो अपनी धरती है वो 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, और ओशंस के अंदर जो वाटर आया है, मतलब वाटर जो ओशंस में जो पानी बना है वो किससे बना है? वो आया है कॉमेट्स और मेटेरियोट्स से। ये कहा गया कि हमारी धरती के ऊपर नहीं था पानी, बट जो ऊपर से जो मेटेरियोट्स और जो कॉमेट्स आए हैं वो बहुत सारा पानी लेकर अपने धरती पर आए, और उससे क्या हुआ, वो धरती पर पानी ट्रांसफर हो गया और उससे हमारी धरती पर और ज्यादा पानी बन गया। बेसिकली ये एक थ्योरी है। तो हम लोग अब कॉमेट्स और एस्टेरॉइड्स को क्यों रीड करते हैं? वो यही कर रहे हैं कि भाई ये थ्योरी अगर सच है तो वो कॉमेट कहां गया? जो कॉमेट और एस्टेरॉइड जो था, जो हमारे गिरा है, तो ऐसे एस्टेरॉइड तो और भी होने चाहिए जिनके अंदर पानी मिलता हो, बट ऐसे कोई मिला ही नहीं अभी तक अपन को। तो इसलिए हम लोग स्पेस एक्सप्लोरेशन इसलिए तो करते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि स्पेस में क्यों जा रहे हैं, क्यों पैसा वेस्ट कर रहे हैं? टू नो द अर्थ्स ओरिजिन, कि किसी भी तरह से प्रूव हो तो हम लोग जान पाए कि किस तरह से ओरिजिन हुआ है, किस तरह से अर्थ बिहेव करती है, क्या है एग्जैक्टली मामला, ठीक है। दूसरा है वोल्केनिज्म। वोल्केनिज्म आपको पता है जब वोल्केनो निकलता है तो बहुत सारा वाटर वेपर निकलता है, क्योंकि धरती एकदम गरम रहती है, रॉक्स निकलती, तो वो धुआं जो निकलता है, वाटर वेपर जो निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, उसकी वजह से भी अर्थ का एटमॉस्फेयर बन गया, जैसे कि क्लाउड फॉर्मेशन स्टार्ट हो गए, और क्लाउड फॉर्मेशन से फिर बारिश आनी स्टार्ट हो गई। ये एक थ्योरी दूसरी दी जाती है कि ओरिजिन ऑफ अर्थ ओशन ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम एकदम अनक्लियर है अभी कि हाउ एग्जैक्टली ओशंस फॉर्म्ड, ऑलराइट। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दो कि यूजीसी नेट पेपर 1 इंग्लिश, मैनेजमेंट, कॉमर्स, जियोग्राफी, कंप्यूटर साइंस, इन सब के आपके जो बैचेज हैं आईएफएस के द्वारा लॉन्च कर दिए गए हैं 4 सितंबर को। एंड अलोंग विद इट आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन का भी हो गया स्टार्ट, ओके। एक यूजीसी का नया बैच लॉन्च हुआ है स्टूडेंट्स हमारे, 26 सितंबर को ये चालू होगा, और इस बैच के अंदर आपको देखो बड़ी ही छूट दी जा रही है। IFS 30 जब आप यूज करेंगे तो 6 मंथ्स का कोर्स होगा, 9800 विल बी द डिस्काउंटेड प्राइस फॉर द यूजीसी नेट जियोग्राफी, और सेट के स्टूडेंट्स भी इसको ले सकते हैं बिकॉज एग्जैक्ट सेम होता है सिलेबस, सेट और नेट का एग्जैक्ट सेम होता है, तो यू कैन एनरोल इन दिस ऑल्सो। द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, उन स्टूडेंट्स के लिए भी हम लोगों ने 4 सितंबर को बैचेस लॉन्च किए हुए हैं, तो आप उन्हें एनरोल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, अब पढ़ते हैं ओशंस के बारे में।
तो आपको पता है कितने कितने ओशियंस हैं हमारे। पैसिफिक ओशन फर्स्ट ओशन, सबसे बड़ा ओशन। सेकंड इज अटलांटिक ओशन। थर्ड वन इज आवर इंडियन ओशन। फोर्थ इज सदर्न ओशन या फिर इसको अंटार्कटिक ओशन भी कह देते हैं। और जो फिफ्थ है वो है अपना आर्कटिक ओशन। तो इस तरह से अपने 5 महासागर मौजूद है। पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा है और आर्कटिक ओशन सबसे छोटा है, ठीक है। और अंटार्कटिक ओशन एक ऐसा ओशन है जो कि ग्लोब के चारों तरफ है, ग्लोब के चारों तरफ, ठीक है। चलो अब हम लोग इसको डिटेल में जानेंगे। पैसिफिक ओशन लेते हैं सबसे पहले, ओके। आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है, अभी तक आपको सीखने को मिला, तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह की चीजें इंफॉर्मेटिव जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, प्लस हमारे लिए वैसे भी जनरल नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए आपके लिए बहुत अच्छा। अब जैसे पैसिफिक ओशन हम लोग रोज सुनते हैं, हमको सबको पता है, तो इसके बारे में डिटेल में जानने में क्या हर्ज है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। पैसिफिक ओशन आप देख पा रहे हो, पूरा चाइना, रशिया, जापान, इनके ईस्टर्न कोस्ट से लेकर पूरा वेस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका और ये साउथ अमेरिका, इसके पूरे भूभाग पर फैला हुआ है ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में। तो इसकी बाउंड्री तय करते हैं। आप बाउंड्री देख पा रहे हो, आप खुद ही कर लोगे कि ये रशिया, चाइना, जापान, ओके, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया आ गया, ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में है, और नॉर्दर्न अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट में मौजूद। तो ये पूरा का पूरा सबसे बड़ा ओशन है अपना पैसिफिक ओशन, ठीक है। उसके बाद में पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट अमॉन्ग द 5 मेजर ओशंस ऑफ द अर्थ। हमारे जो 5 मेजर ओशंस मैंने बताए आपको, उनमें से सबसे बड़ा कौन सा है? पैसिफिक ओशन है। सरफेस एरिया इतना ज्यादा बड़ा है पैसिफिक ओशन का, इसका, कि 7 कॉन्टिनेंट, 7 के साथ जो कॉन्टिनेंट है ना हमारे, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ये सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स इसमें समा जाए, इतना बड़ा है। मतलब 7 कॉन्टिनेंट्स को मिलाकर उससे भी बड़ा है, ठीक है। इसको रीड आउट कीजिए। It covers around 30%. ये कितना 30% जो सरफेस एरिया है अर्थ का वो कवर करता है, और 70% इज कवर्ड विद ऑल अदर ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। 30% एरिया कवर करता है, और मतलब पूरे धरती का 30% तो पैसिफिक ओशन ही है, ओके ओके। आप कह रहे सर आप बाल बना रहे हो, हाँ क्यों नहीं बनाए, आप लोग जब अच्छे लग सकते तो हमको भी तो लगना है ना। चलिए ओके, जोक्स अपार्ट, 30% ऑफ सरफेस एरिया ऑफ अर्थ इज कवर्ड बाय पैसिफिक ओशन, 70% इज कवर्ड विथ ऑल अदर ओशंस एंड कॉन्टिनेंट। सपोज करो हमारे पास 100 वर्ग जमीन है, तो उसमें से 30 वर्ग जो है 30 स्क्वायर फीट है, वो तो सारी की सारी पैसिफिक ओशन ने ले रखी है। 70% ओशन इज कवर्ड विथ अदर ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स, ओके। द कॉन्टिनेंट्स दैट सराउंड द पैसिफिक ओशंस कौन कौन से हैं, आप खुद बताइए इसमें कौन कौन से हैं कॉन्टिनेंट्स। ये आ गया अपना एशिया, दिस इज ऑस्ट्रेलिया, दिस इज नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, और वही यहां पर लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हो। एशिया, ये ऑस्ट्रिया नहीं है, ऑस्ट्रेलिया है स्टूडेंट्स, साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो पैसिफिक ओशन का जो नाम है वो कहां से आया है? वो आया है पोर्तुगीज और स्पेनिश वर्ड मार पैसिफिको। किस नाम से आया है? मार पैसिफिको से आया है, ठीक है। और मार पैसिफिको का मतलब इंग्लिश में क्या होता है स्टूडेंट? पीसफुल सी। पैसिफिक ओशन को पीसफुल सी कहा जाता है, ठीक है। गुड मॉर्निंग शिवेंद्र, आरुषि, वेलकम टू द क्लास। So we are studying about Pacific Ocean. Pacific Ocean जो शब्द आया है वो मार पैसिफिको से आया है, और उसका मतलब होता है what?
पीसफुल सी। ऑलराइट, और ये जो आप फोटो देख रहे हो, हिज नेम इज फर्डिनेंड मैगलन। क्या नाम है इनका? फर्डिनेंड मैगलन नाम है, और जो कि एक पोर्तुगीज एक्सप्लोरर थे। तो बेसिकली इन्होंने पैसिफिक ओशन को इसका नाम दिया था। ओके, अब पैसिफिक ओशन के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला है टेम्परेचर, कि पैसिफिक ओशन का, प्रशांत महासागर का टेम्परेचर किस तरह से होता है। द टेम्परेचर ग्रेडियंट ऑफ पैसिफिक ओशन रेंजेस फ्रॉम -1.4 डिग्री टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब हमारा जो पैसिफिक ओशन है वो कहीं कहीं पर तो -1.4 डिग्री तक भी पहुंच जाता है, तो कहीं कहीं 30 डिग्री पर भी पहुंच जाता है। अब आप खुद भी इमेजिन भी कर सकते हो कि कहां हो रहा होगा। माइनस वाले जो टेम्परेचर्स हैं वो पोल्स के पास वाले एरियाज में होंगे, और 30 डिग्री जो टेम्परेचर होगा जब पैसिफिक ओशन के ऊपर से जो ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन होता है, बेसिकली मैं आपको बताऊं, अगर ये देखो इस तरह से, तो जो ये रीजन रहता है यहां पर ऊपर माइनस के अंदर टेम्परेचर्स रहेंगे नीचे, ठीक है, यहां पर और ऊपर, और बीच में ये जो अपनी इक्वेटर जा रही है और ये ट्रॉपिक्स हैं, यहां पर जो टेम्परेचर है वो होगा 30 डिग्री। ठीक है, आप खुद भी इमेजिन कर सकते हैं। द सरफेस टेम्परेचर ऑफ पैसिफिक ओशन डिपेंड्स ऑन वेदर एंड लोकेशन। मैंने बता दिया आपको वेदर वहां का किस तरह का रहेगा, प्लस लोकेशन किस तरह की रहेगी। लोकेशन मैंने बता दी, ट्रॉपिक्स में इसका टेम्परेचर हाई रहेगा, और इसमें लिख भी रखा है, देखो, हाईएस्ट इन इक्वेटोरियल रीजन्स एंड लोएस्ट नियर पोलर रीजन्स। ठीक है, जो मैंने बोला था आपको ये याद रखना है, ये चीजें थोड़ी थोड़ी याद रखनी है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सेकेंड इज सैलिनिटी। क्या है? सैलिनिटी। The salinity of the Pacific Ocean is less than Atlantic Ocean. जो पैसिफिक ओशन की जो सैलिनिटी होती है वो अटलांटिक ओशन से कम होती है। सबसे ज्यादा सॉल्टिएस्ट सैलाइन ओशन कौन सा है? अटलांटिक ओशन। तो पैसिफिक ओशन है वो अटलांटिक ओशन से कम सैलाइन है, लेस देन अटलांटिक ओशन। दूसरा ये है कि जो सॉल्ट कंटेंट है कितना? 3.5 डिग्री, 3.5 डिग्री। ओके, एवरेज बता रखा है कि 3.5 डिग्री जो मास है, पूरा ओशन का जो वजन है उसका 3.5% सॉल्ट है पैसिफिक ओशन के। ठीक है, सॉल्ट कंटेंट इज लोवेस्ट इन इक्वेटोरियल रीजन्स, नियरली 3.2 डिग्री बाय मास ड्यू टू हैवी रेनफॉल। अब देखो ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज आ गई, इक्वेटोरियल रीजन पे सैलिनिटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, है ना, बट हुआ क्या है, पैसिफिक जो ओशन है वहां पर इक्वेटर के ऊपर जो क्रॉस होता है तब वहां पर बहुत ही ज्यादा रेनफॉल होती है। और रेनफॉल क्या होती है? बारिश के पानी की तो हम लोग पीते हैं, इतना ज्यादा फ्रेश वाटर रहता है वो, तब वो जब आकर पानी में मिक्स हो जाएगा तो सैलिनिटी डिक्रीज हो जाएगी, नमक जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो यही रीजन है कि इक्वेटोरियल रीजन में पैसिफिक ओशन के अंदर सबसे ज्यादा सैलिनिटी कम रहती है। देखो 3.5% थी और डिक्रीज होकर कितनी होगी? 3.2% होगी। अंडरस्टूड? उसके बाद में दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है? वाटर सर्कुलेशन। क्या है? वाटर सर्कुलेशन। तो हम लोगों ने दो चीज जान ली, टेम्परेचर, सैलिनिटी, एंड द थर्ड वन इज वाटर सर्कुलेशन। इन नॉर्थ पैसिफिक ओशन वाटर मूव्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नॉर्थ पैसिफिक नॉर्थ हेमिस्फीयर में आ जाता है, तो जो वाटर होता है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव होता है। अब ये देखो, ये रहा अपना नॉर्थ पैसिफिक, दिस इज अवर इक्वेटर, देख पा रहे हो इस तरह से मूव हो रहा है। ठीक है, पैसिफिक ओशन। तो नॉर्थ पैसिफिक, ये मतलब पैसिफिक भी दो भागों में डिवाइड हो गया, इक्वेटर से ऊपर वाला नॉर्थ पैसिफिक कहलाता है और इक्वेटर से नीचे वाला साउथ पैसिफिक ओशन कहलाता है। नॉर्थ पैसिफिक के ओशन के अंदर जो वाटर होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव होगा, और साउथ पैसिफिक में क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से मूव हो रहा है। आप खुद देख पा रहे हो, जो अपनी करंट्स हैं, ओशन करंट्स हैं, वो इस तरह से मूव कर रही हैं।
ठीक है। और हम लोग अभी मैं करंट्स नहीं बताऊंगा आपको, बिकॉज करंट्स के लिए वार्म एंड कोल्ड करंट्स दोनों जो करंट्स है वो एक अलग से सेशन में मैं लूंगा, तो आपको सारे ओशंस की करंट्स के बारे में जानकारी एक ही सेशन में अलग से दे दी जाएगी, ठीक है ना। अभी हम लोग सिंपल पैसिफिक ओशन के जो फीचर्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट जो फीचर है जिससे कि पैसिफिक ओशन बहुत फेमस है वो है रिंग ऑफ फायर। एक तो सबसे बड़ा है पैसिफिक ओशन, सबसे ज्यादा डीपेस्ट भी पैसिफिक ओशन है, और सबसे ज्यादा वोल्केनो वाला एरिया भी पैसिफिक ओशन है, ठीक है। ये है अपना पैसिफिक ओशन। और पैसिफिक ओशन के बाद में जो रेड रेड जो रिंग है ना स्टूडेंट, इसे कहा जाता है रिंग ऑफ फायर या फिर पैसिफिक रिम। पैसिफिक रिम भी कहा जाता है, एक तरह से रिम शेप है। और इसको ना घोड़े की जो रिम होती है शेप, हॉर्स शू, इसका शू होता है ना जिसको हम पहनाते हैं घोड़े को, घोड़े का देखो पैर जैसा लग रहा है, तो इसको हॉर्स शू रिंग भी कह देते हैं। हॉर्स के शू जैसी शेप वाला ये जो रिंग है, और इसे कहा जाता है रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर क्यों कहा जाता है? बिकॉज जो आपको रेड रेड कलर में जो दिख रहा है वो सारे के सारे वॉल्केनोज इरप्ट हो रहे हैं, इसलिए इसको पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, ठीक है। पैरोचिली ट्रेंच, मिडल अमेरिका ट्रेंच, एलुशियन ट्रेंच, क्यूराइल ट्रेंच जापान, रियोक्यू फिलीपींस, मरियाना, जावा ट्रेंच, सुंदा ट्रेंच, बोगनविले, टोंगा और कर्माडेक, ये सारी ट्रेंचेस जो हैं हमारी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आती हैं। सिंपल पूछ लेंगे कि जापान जो ट्रेंच है वो कहां पर मौजूद है, कौन से ओशन के अंदर। दूसरा पूछ लेंगे कि कुराइल जो ट्रेंच है वो कौन से कंट्री के कोस्ट के पास में है, तो आप कहोगे जापान कोस्ट के पास में। तो ये जो ट्रेंचेस हैं, वी विल टॉक अबाउट इट, सम ट्रेंचेस भी डिटेल में जाननी जरूरी है, बिकॉज इनका सबका अपना अपना अलग अलग रोल है, अलग अलग इंपॉर्टेंस है, और ये पूछी जाती हैं एग्जाम्स के अंदर। तो इस तरह से ये ट्रेंचेस हैं, इनके अंदर वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं। सबसे ज्यादा एक्टिव वॉल्केनो यही है, और नोट्स के पर्पस के लिए आपको मैं बता दूं तो ये है रिंग ऑफ फायर को रिम ऑफ फायर भी बोला जाता है। रिंग शेप्ड की एक रीजन है जो कि पैसिफिक ओशन के अंदर लोकेटेड है, और सबसे ज्यादा दुनिया के अंदर वॉल्केनोस कहां है? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के अंदर। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो कि ये जो वॉल्केनोज हैं ये आइलैंड्स के ऊपर है। किसके ऊपर है? आइलैंड्स के ऊपर है, अलोंग द कोस्ट ऑफ कंट्रीज, देशों के अंदर नहीं है। ये जो कोस्ट आपको मैंने दिखाई थी उसके पास में जो कंट्रीज हैं उनके पास में यहां पर आइलैंड्स हैं। ये दिख रहा है आपको? ये देखो सारे के सारे आइलैंड्स हैं, जापान, ये सारे के सारे आइलैंड्स हैं। तो इसमें तो थोड़े आइलैंड कम है, बट इस रीजन के अंदर खूब सारे वॉल्केनोज मौजूद है, और ये सारे के सारे आइलैंड्स हैं। तो जो वॉल्केनोज इरप्शंस होते हैं वो आइलैंड्स पे ज्यादा होते हैं, और ये जो वॉल्केनोज जो आपको मैंने दिखाए थे ये सारे के सारे मोस्ट ऑफ ऑल देम आर एक्टिव, अभी भी इरप्ट होते हैं, तो इसलिए इसका जो नाम है वो रिंग ऑफ फायर दे दिया गया। ओके, 90%, 90% जो अर्थक्वेक्स होते हैं वो भी रिंग ऑफ फायर में ही होते हैं। क्यों? क्योंकि जब वोल्केनिक इरप्शन आता है, हम लोग सभी लोग क्रैकर्स यूज करते हैं, फायर क्रैकर्स, तो जो फंवारा वाला जो क्रैकर होता है, आप सोचो कितनी ज्यादा उसके अंदर एनर्जी निकलती है, और वो खुद भी एकदम कांप रहा होता है, वो जो, और आसपास के एरिया को भी वो ऐसे कंपन महसूस करवाता है। तो इन वोल्केनिक इरप्शंस की वजह से अर्थक्वेक में कंपन महसूस होता है, और वो कंपन जब महसूस होता है ना, उसकी वजह से अर्थक्वेक्स आते हैं। तो वोल्केनिक इरप्शंस की वजह से अर्थक्वेक्स आते हैं। 90% दुनिया के अर्थक्वेक इसी कारण आते हैं, ठीक है। तभी जो जापान में है वहां पर अर्थक्वेक भी ज्यादा है, तो वहां पर वोल्केनोज भी ज्यादा है, वो एक दूसरे को पूरक करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं? कंप्लीमेंट करते हैं। अर्थक्वेक आएगा तो कोई वोल्केनिक इरप्शन है उसके अंदर फ्रैक्चर हो जाएगा और इरप्ट हो जाएगा। जब वोल्केनिक इरप्शन आएगा तो वो साथ वाले किसी प्लेट को कोलाइड करवा देगा, या कुछ भी कंपन होकर प्लेट कोलाइड हो जाएगी, उससे अर्थक्वेक बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है रिंग ऑफ फायर हमारी होती है। गुड मॉर्निंग सोनल, विक्रांत, आगे सब लोग। ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ जो मौजूद है, जो कि स्पेस से भी दिखाई देती है। ये दिख रहा है आपको? दीज आर कोरल रीफ्स,
कोरल रीफ्स क्या होते हैं? कोरल्स पॉलिप्स नाम के एक अपना ऑर्गेनिज्म होता है, वो जब डेड हो जाता है तो स्केलेटन जो होता है उसकी स्केलेटन के ऊपर और ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर जाते हैं, उसे कोरल पॉलिप्स कहते हैं। और जब कोरल पॉलिप्स, खूब सारे पॉलिप्स मिलकर एक रॉक लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं तो उसे कोरल्स कहा जाता है। और बहुत सारे कोरल्स जब आपस में मिक्स हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, तो वो कोरल रीफ का निर्माण करते हैं और फिर जाकर इस तरह के स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न कोस्ट में, नॉर्थ ईस्ट कोस्ट में मौजूद है। लाइक दिस इज अगर ऑस्ट्रेलिया, तो ये नॉर्थ, ये ईस्ट, यहां पर मौजूद है ग्रेट बैरियर रीफ। कौन से सी में मौजूद है? कोरल सी के अंदर मौजूद है अपनी कोरल ग्रेट बैरियर रीफ, है ना। तो इसमें ये कहा गया है, फॉर द नोट्स पर्पस आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी कोरल रीफ सिस्टम है, 2300 किलोमीटर में फैली हुई है। और इसको, और आपको मैंने बताया बना कैसे है, कोरल रीफ से बना है, कोरल से बना है। और इस रीफ को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का भी दर्जा दिया गया, बिकॉज ये हमारे ह्यूमन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कोरल जो रीफ्स होते हैं वो दुनिया के 25% जो मैराइन ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको अपने पास में रखते हैं, उनका घर होता है वहां पर। अगर अब ये नहीं रहेंगे, कोरल रीफ्स नहीं रहेंगी, तो फिर आप सोचिए कि प्रॉब्लम कितनी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है ना। तीसरा प्रॉब्लम अपना है गार्बेज पैचेस इन पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन के अंदर इस तरह के गार्बेज के पैचेस बहुत ज्यादा है। जो डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं वो अपना सारा का सारा उसको पहले तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, अब तो चलो फिर भी थोड़ा सा उन्होंने थोड़ा सा ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं, बट अभी भी जो वेस्ट है वो डंप कर दिया जाता है पैसिफिक ओशन में, और इस तरह के पैचेस बन रहे हैं। इनको कहा जाता है गार्बेज पैचेस इन पैसिफिक ओशन। एक अमेरिका में एक वो है, प्रोविंस है। गुड मॉर्निंग संदीप, आइए, चलिए, गुड। तो वो पैसिफिक ओशन के अंदर ये गार्बेज के पैचेस होते हैं, और ये बहुत ही कुछ पैचेस हैं। पर आप सोचो, एक एग्जांपल दिया गया है कि एक राज्य है टेक्सास नाम का यूएसए के अंदर, और वो राज्य जो टेक्सास है उससे भी दुगने साइज का कार्बन जो पैच है वो फ्लोट कर रहा है। कहां पर? पैसिफिक ओशन के। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा। और ये जो गार्बेज पैच पहली बार डिस्कवर किया गया था 1997 में। ठीक है। मरियाना ट्रेंच, सबसे डीपेस्ट जो ट्रेंच है वो कहां पर मौजूद है? वो भी पैसिफिक ओशन के अंदर है, डीपेस्ट प्लेस ऑफ प्लेनेट। ओके। और सबसे जो डीपेस्ट पॉइंट को क्या कहा जाता है? चैलेंजर राइज कहा जाता है। ठीक है। चलो, तो ये आपको फैक्ट पता चल गया, ये भी पैसिफिक ओशन के अंदर है। समझ में आ गया यहां तक? किसी को कोई दिक्कत है पैसिफिक ओशन में? और पैसिफिक ओशन को और भी भागों में बांटा जाता है, उसे कहा जाता है माइक्रोनेशिया, ये रहा माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया और पोलिनेशिया। 3 भागों में इसको जो है बांटा जाता है। छोटे छोटे जो आइलैंड कंट्रीज होते हैं उनको, क्योंकि हर एक का नाम है वो मुश्किल होता है ना, तो छोटे छोटा जो है नाम बोल दिया जाता है। ये देखो, अगर इसको आप जूम आउट करेंगे तो खूब सारे कंट्रीज इसमें छोटे छोटे आइलैंड नेशन है। देखो ये रे, टोंगा, समोवा, टुवालू। बहुत लोग टूरिस्ट घूमने जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो इन्वायरमेंट है सराउंडिंग बड़ा ही प्लेजेंट रहता है। फ्रेंच पोलिनेशिया और मिलेनेशिया के अंदर कौन कौन से आते हैं? वेनुआटू, सोलोमन आइलैंड्स, न्यू गिनिया, ये सारे के सारे अपने मिलेनेशिया में आते हैं। और माइक्रोनेशिया में कौन से? पलाऊ, फेडरेट स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया, मार्शल आइलैंड्स, गिलबर्ट आइलैंड्स, ये सारे के सारे माइक्रोनेशियन कंट्रीज में आते हैं। ठीक है। ये सब, ये तीनों चीजें, ये सारी पैसिफिक ओशन में आती है। अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करके इसको आराम से एक्सेस कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, मॉक टेस्ट्स, ये भी अवेलेबल होंगे
सारे के सारे पेपर 1 हो या फिर सब्जेक्ट्स रिलेटेड जो भी पेपर्स होते हैं वो सारे आपको अवेलेबल हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो या तो आप ऐप से एक्सेस कर सकते हो, वी आर ऑन द एप्पल प्ले स्टोर ऑल्सो, गूगल प्ले स्टोर एज वेल एज ऑन विंडोज। और कुछ नहीं है तो आप लैपटॉप अपने जो पीसी है उसमें भी IFS की ifasonline.com साइट पर जाकर खुद को रजिस्टर करके एक्सेस कर सकते, ठीक है। चलो अब सेकंड जो ओशन आता है वो अपना आता है अटलांटिक ओशन। क्या आता है? अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन की लोकेशन कहां है आप देख लीजिए, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका के बीच में मौजूद है। अंडरस्टूड? और पैसिफिक ओशन कहां है? पैसिफिक ओशन ये पूरा का पूरा जो ये पूरा और इधर वाला पूरा ये और वो जो पूरा दिख रहा है, क्योंकि 3D मॉडल नहीं है तो 2D मैप है, तो आपको ऐसे समझना होगा कि इसको जब हम लोग फोल्ड करेंगे तो ये और जो कोने वाली जो एरिया है वो दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे। इसलिए ही रशिया और अमेरिका एकदम पास में। इसमें तो देख के लगता है कि ओहो ये रहा जापान और वो रहा अमेरिका, बहुत दूर दूर होंगे। नहीं, दिस इज द 2D मैप। जब इसको हम लोग फोल्ड करेंगे इस तरह से तो ये रशिया, चाइना, जापान ये सारे के सारे नॉर्थ अमेरिका के एकदम पास में आ जाएंगे। तो अटलांटिक ओशन कहां मौजूद है? अगर इसकी आपको पूछ ले कि अटलांटिक ओशन के कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स बाउंड्री बनाते हैं तो यू कैन इजीली टेल देम अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप। ओके, Atlantic Ocean for the notes purpose is the second largest among 5 major oceans of the world। पहला वाला पे कौन है? पैसिफिक है। कौन कौन से कॉन्टिनेंट से सराउंडेड है मैं बता चुका हूं। और कितना सरफेस एरिया ले रहा है? 20%। 30% एरिया तो पैसिफिक ओशन ले रहा था और 20% जो है अटलांटिक ओशन। तो अब आप देख सकते हो कि अटलांटिक और पैसिफिक दोनों मिलकर दुनिया के 50% जो भाग है पूरी धरती का वो इन दोनों ओशन ने ले रखा है। कितने बड़े ओशंस होंगे। ओके, यहां तक दिक्कत किसी को? यहां पर बहुत सारे फीचर्स है। अटलांटिक ओशन में खूब सारे फीचर्स है, जैसे हम लोगों ने पैसिफिक ओशन में पढ़ा था पैसिफिक रिंग ऑफ फायर और ये सब चीजें है ना, वहां पर यहां पर भी खूब सारी चीजें हैं। क्या है आगे देखते हैं। और एक इंपॉर्टेंट है कि यहां एक गल्फ स्ट्रीम है, जब हम लोग वार्म करंट और जब कोल्ड करंट पढ़ेंगे तब समझाऊंगा मैं आपको। ये है गल्फ ऑफ मेक्सिको और जो गल्फ स्ट्रीम है वो इस तरह से चलती है। ये है गल्फ स्ट्रीम। तो गल्फ स्ट्रीम किसका फीचर है? अटलांटिक ओशन का है। और गल्फ स्ट्रीम गर्म वार्म करंट है। गल्फ स्ट्रीम गल्फ ऑफ मेक्सिको से चलती है और नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट में और यूरोप के वेस्टर्न कोस्ट तक फ्लो करती है। और इसकी वजह से, क्योंकि वो दोनों रीजन जो हैं ऊपर अमेरिका और यूरोप, वो एकदम पोलर क्लाइमेटिक कंडीशंस है वहां पे, बट उसको ईज आउट कौन करती है? उसको माइल्ड क्लाइमेट कौन करता है? माइल्ड क्लाइमेट इज डन बाय गल्फ स्ट्रीम। दैट्स व्हाई गल्फ स्ट्रीम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप। और इनमें ग्लोबल वार्मिंग के चलते ग्रीनलैंड की आइस है जो मेल्ट हो रही है। आइस मेल्ट होने के कारण जो गल्फ स्ट्रीम है उसका जो मूवमेंट है वो स्लो हो गया है। अगर गल्फ स्ट्रीम का डायरेक्शन चेंज हो गया या फिर ये बंद हो गई चलना तो फिर बाद में नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस हो जाएंगी। ठीक है, और क्यों हो जाएंगी? क्योंकि गल्फ स्ट्रीम की वजह से ही उनका क्लाइमेट माइल्ड रहता है, नॉर्मल रहता है कोस्ट्स के ऊपर। अटलांटिक ओशन का जो नाम है सबसे पहले ग्रीक लोगों ने दिया था। उनका नाम रखा गया था अटलांटिकोस। क्या रखा गया था? अटलांटिकोस नाम रखा गया था, जिसका मतलब होता है सी ऑफ एटलस। क्या है? सी ऑफ एटलस। द वर्ड अटलांटिक इज डिराइव्ड फ्रॉम दैट ग्रीक नेम। जो अटलांटिक जो शब्द है वो उसी ग्रीक वर्ड से आया है। और एटलस जो कि ग्रीक गॉड है, ही इज द एटलस। ये आपके सामने जो फोटो है इट इज ये जो है ग्रीक गॉड माने जाते हैं। इनका एक स्कल्पचर है। उन्हें देखो पूरी धरती को उन्होंने उठा रखा है ऊपर। तो ये जो गॉड है एटलस, इन्हें माना जाता है कि ये गॉड ऑफ एस्ट्रोनॉमी है और नेविगेशन। कभी हम लोग जो पढ़ते हैं, जो मैपिंग वाली पढ़ते हैं, वो सारा उनका नाम ही एटलस रख दिया गया है। तो आज आपको पता चल जाएगा कि एटलस क्यों रखा गया है, इन गॉड के नाम से रखा गया है। बिकॉज
एस्ट्रोनॉमी और नेविगेशन के गॉड माने जाते हैं ग्रीक मिथोलॉजी के अंदर। और पहले क्या माना जाता था, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि अटलांटिक ओशन को धरती का एंड माना जाता था। ठीक है, इसका मतलब कि अगर कोई भी शिप जाएगी अटलांटिक ओशन के छोर पर जाएगी, एंड पर जाएगी, तो वहां पर उसको डार्क स्पेस मिलेगा और ओशन की एज मिलेगी और उसके बाद में वो ओशन डूब जाएगी। ये माना जाता था पहले, एक अंधविश्वास है, क्योंकि वो लोग बेचारे एक्सप्लोरर नहीं थे। धीरे धीरे हम लोगों ने एक्सप्लोर किया है, पहली बार किसी ने अटेम्प्ट किया होगा, अनफॉर्चुनेटली वो डूब गया होगा, तो उसने फिर मान लिया कि अरे यार वो तो डूब गया, तो यानी वहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हम लोग ऐसे प्रेडिक्ट कर लेते हैं, ह्यूमन नेचर है। तो इस तरह से फिर बाद में मिथोलॉजी मिथ टूटा होगा, क्योंकि एक्सप्लोर जैसे जैसे लोगों ने एक्सप्लोर किया, नेविगेशन किया, एक छोर से दूसरे छोर की तरफ पहुंचे। आपने वो देखा होगा कि एक पर्सन है, वो एक पॉइंट से चला था और वापस उसी पॉइंट पे आ गया, तो इससे पता चला कि अच्छा धरती है वो गोल है, फ्लैट नहीं है। तो इस तरह की चीजें डिस्कवरीज हुई। टेम्परेचर एंड वाटर सर्कुलेशन ऑफ एटलांटिक ओशन। सरफेस टेम्परेचर कितना है, 2 डिग्री। पैसिफिक ओशन का -1 के लगभग था, इसका -2 डिग्री के लगभग है, और 30 डिग्री अलोंग द लैटिट्यूड, क्योंकि ये जो ओशन है ये भी इक्वेटर से ऊपर नीचे दोनों भागों में मौजूद है। ठीक है, तो इसलिए इसको नॉर्थ अटलांटिक ओशन भी कहते हैं। और मतलब नॉर्थ, एक जो इक्वेटर के ऊपर वाला जो पार्ट होता है जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उसे नॉर्थ अटलांटिक ओशन कहा जाता है, और जो साउथ में होता है उसे साउथ अटलांटिक ओशन कहा जाता है। और एवरेज टेम्परेचर क्या है, -2 डिग्री टू -30 डिग्री लैटिट्यूड्स में चेंज होता हुआ चलता है। ओशन इज कोल्ड इन पोलर रीजन्स एंड हॉट इन इक्वेटोरियल रीजन। सेम कंडीशन पैसिफिक ओशन की भी थी कि पैसिफिक ओशन पोलर रीजन में तो कोल्ड था, और इक्वेटोरियल रीजन मतलब इक्वेटर के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां पर हॉट है। अटलांटिक ओशन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, मैंने बता दिया, नॉर्थ अटलांटिक और साउथ अटलांटिक। वाटर करंट्स इन नॉर्थ अटलांटिक ओशन मूव इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड साउथ अटलांटिक ओशन करंट्स मूव इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सेम कंडीशंस पैसिफिक ओशन की भी है। पैसिफिक ओशन की जो करंट्स होती हैं वो भी नॉर्थ हेमिस्फीयर के अंदर क्लॉकवाइज चलती हैं और साउथ हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज चलती है। सेम पैसिफिक जैसा ही ये भी है। सैलिनिटी, लवणता कितनी है अटलांटिक ओशन में, कितना नमक है, क्या है? सबसे ज्यादा सॉल्टीएस्ट आप देख पा रहे हो, ये जो आपको लाइंस दिख रही है ना, इन लाइंस को कहा जाता है आइसोहेलाइन लाइंस। आइसोहेलाइन, ये जो सीरीज चल रही है हमारी भूमि बोध सीरीज, इससे इस कल वाला जो लेक्चर देखोगे, इससे पहले वाला लेक्चर वो सारा का सारा सैलिनिटी के ऊपर था, लवणता के ऊपर था। तो अगर आपको सैलिनिटी के बारे में डीप में जानना है तो आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हो। तो ये जो लाइंस हैं, दीज आर कॉल्ड आइसोहेलाइन लाइंस, मतलब ये लाइंस जहां से भी गुजर रही है वो वहां पर सैलिनिटी जो है वो एकदम सेम है, इक्वल है। अटलांटिक ओशन सबसे सॉल्टीएस्ट है, 3.7। पैसिफिक ओशन में 3.5% था, इसके अंदर 3.7% सॉल्ट है पूरा मास का। जितना इसका वजन है उसमें 3.7 ग्राम जो है 7% वो सॉल्ट है। ओके, और ये चेंज होता रहता है। ये जो सॉल्टी जो नेचर होता है ना, ये स्टूडेंट्स, ये चेंज होता हुआ रहता है। रीजन, क्योंकि आपको पता है जब बारिश आती है तो सैलिनिटी कम हो जाती है, और जब बारिश नहीं आती है, इवेपोरेशन ज्यादा हो जाता है, सैलिनिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और बारिश आएगी तो डिक्रीज हो जाएगी। या फिर मान लो, सपोज करो, आपको पता है पूरे विश्व में फैला हुआ है अटलांटिक ओशन, तो पोल्स पर सैलिनिटी कम रहती है, इक्वेटर पे ज्यादा रहती है, इस तरह। अब इसमें लिख भी रखा है कि जो जो पार्ट हैवी रेनफॉल रिसीव करते हैं वहां पर सैलिनिटी कम हो, सीधी सी बात। ओके, और अटलांटिक ओशन के अंदर जब समर के अंदर आइस जब मेल्ट होती हैं तो आइस मेल्ट के कारण भी सैलिनिटी कम हो जाती है, बिकॉज फ्रेश वाटर मिला दी हम लोगों ने सैलाइन वाटर। फिर है ये देखो, दिस इज द रैकेज, मतलब ये जो टाइटैनिक है ना अपना,
टाइटैनिक जो शिप है उसका ये रैकेज है, और ये पहली बार पूरे टाइटैनिक की फोटो एक ही फ्रेम में ली गई थी। अभी भी पूरी नहीं है ये, क्योंकि बहुत बड़ा है, ये छोटा नहीं है। तो ये एक रियल फोटो है। ये टाइटैनिक जो डूबा था उसकी फोटो है। कल मैंने आपको जब ओशनिक जोन्स के बारे में पढ़ाया था, तो ये कहां पर मौजूद है, ये अबिसल पेलाजिक जोन में ये अभी रखा हुआ है। पता कितना नीचे है, 5 to 6 किलोमीटर डीप, इतना नीचे चला गया है। तो इसको ऊपर लाने की बात हो रही है, तो लोग कह रहे हैं कि जैसे ऊपर उठाएंगे पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, और इतना ज्यादा 5-6 किलोमीटर नीचे चला गया है, इतना ज्यादा इसमें इसके ऊपर प्रेशर है कि जैसे हम लोग इसको उठाने का प्रयास करेंगे पूरी तरह से क्रश कर दिया जाएगा ओशन वाटर के द्वारा। अभी तो ये रखा हुआ है, कम से कम दिख तो रहा है कि हाँ ये है। तो टाइटैनिक जो था वो कौन से ओशन में सिंक किया था, इट वॉज सिंक्ड इन अटलांटिक ओशन। ठीक है, साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की तरफ जा रहा था और बीच में ही डूब गया। 1912 की बात है, 1912 ईयर के अंदर। सेकंड जो अपना इंपॉर्टेंट है दैट इज बर्मुडा ट्रायंगल। आप लोगों ने बहुत सुना है बर्मुडा ट्रायंगल के बाद में कि यहां पर जो शिप्स होती हैं वो सिंक हो जाती हैं, अगर इसके ऊपर से एयरक्राफ्ट चली जाए तो वो नीचे चली जाती हैं। देखिए बड़ा ही नॉर्मल, एक सिंपल कुछ नहीं है, नॉर्मल अभी भी शिप्स नेविगेट करती हैं। आप जाकर देखेंगे तो अभी भी होंगी वहां पर शिप्स हैं, आराम से लोग बैठे हैं, अपना सब कुछ काम कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है कि ड्यू टू सम एक ऐसी सिचुएशन हो जाती है, सर्कमस्टांसेस इस तरह से हो जाते हैं कि यहां पर जो है शिप्स या तो क्लाइमेटिक कंडीशंस इस तरह से चेंज होती है, कोई मैग्नेटिक फील्ड है, कुछ भी मतलब एक यहां पर कुछ चीज है, नॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड ही पाई गई है, कि इसकी वजह से क्या होता है कि जो शिप्स के नेविगेशन वगैरह है ये खराब हो जाते हैं, और वो क्या करते हैं, अगर मान लो तूफान आ गया तो फिर वो निकल ही नहीं पाते हैं वहां से। तो इसकी वजह से जो है शिप्स और एयरक्राफ्ट सब डाउन हो जाते हैं। इसको डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है, क्योंकि इतनी सारी शिप्स हैं उसको इस कंज्यूम कर गया ये बर्मुडा ट्रायंगल। और ये कौन कौन से 3 पार्ट्स के बीच में है, बर्मुडा आइलैंड, पोर्टोरिको और मियामी। ये जो 3 जो पॉइंट्स हैं इनके बीच में ये बर्मुडा ट्रायंगल मौजूद है। और मैरियाना ट्रेंच जो कि पैसिफिक की डीपेस्ट ट्रेंच थी। अटलांटिक ओशन की डीपेस्ट ट्रेंच क्या है, क्योंकि ये कोई जानता ही नहीं इसको, इसका आंसर होगा मिल्वाइक डेप्थ। क्या है, मिल्वाइक डेप्थ। और ये मिल्वाइक जो डेप्थ है ये बर्मुडा ट्रायंगल के अंदर ही है। यही बात समझ में। तो बर्मुडा ट्रायंगल इसलिए बताया गया था क्योंकि ये जो डेप्थ है, लोवेस्ट जो पॉइंट है, डीपेस्ट प्लेस इन अटलांटिक ओशन, उसका नाम है मिल्वाइक डेप्थ, वो भी बर्मुडा ट्रायंगल में मौजूद है। और ये कितनी मीटर डीप है, 8360 मीटर्स डीप है। एक तरह से मान लो कि माउंट एवरेस्ट को अगर उल्टा कर दिया जाए उतनी डीप है कि मिल्वाउक डेप्थ। ठीक है, और अपनी मरियाना ट्रेंच कितनी है, 11,000 मीटर। कितनी है, 11,000 मीटर। तो मरियाना ट्रेंच इस वाली ट्रेंच से 2 किलोमीटर और नीचे है। तो आप समझ में आ रहे हो कि कितना डीप ये होगा। और ये जो डेप्थ है ये कहां पाई जाती है स्टूडेंट्स, ये जो मिल्वाइक डेप्थ होती है ये यहां पाई जाती है पोर्टोरिको के पास। तो बेसिकली ये इस ट्रायंगल के अंदर आती है, इसलिए इसको ट्रायंगल के अंदर कह दिया जाता है कि बर्मुडा ट्रायंगल के अंदर है, यहां पर बीच में नहीं है, ये यहां पर मौजूद। ठीक है, समझ में आया ये चीज। दूसरा है सरगासो सी, बड़ा ही पॉपुलर सी है अटलांटिक ओशन के अंदर। ये क्यों फेमस है, सबसे पहले तो ये इसलिए फेमस है स्टूडेंट कि ये जो सी है ना, इसकी जो बाउंड्री होती है, इसकी कोई भी बाउंड्री नहीं है। ये पहला ऐसा सी है, समुद्र है, जिसकी जो बाउंड्री है वो ओशन करंट्स के द्वारा निर्धारित की जाती है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सी है। कोई भी सी होता है, जैसे मान लो ये सी है, मेडिटेरेनियन सी है, तो मेडिटेरेनियन सी की बाउंड्री होगी ना कि इधर यूरोप है, इधर अफ्रीका है, ये हम लोग बोलते हैं इस तरह। बट सरगासो सी आप खुद देखो एकदम बीच में है, ओशन करंट्स के द्वारा इसकी बाउंड्री बनती है,
दूसरा ये देखो, है ना, इज द ओनली दैट इज नॉट एंक्लोज्ड बाय एनी लैंड, किसी भी लैंड के द्वारा एंक्लोज्ड नहीं है। ओके, 4 ओशन करंट्स जो अटलांटिक ओशन के अंदर बहती है उससे इसकी बाउंड्री बनती है। मैंने 4 बार रिपीट कर दिया। चलो ये देखो, सरगासो जो सी है स्टूडेंट्स, इसमें ये आपको दिख रहा है ना, जो ये ब्राउन कलर का है, इसको हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? पहला तो कैरेक्टरिस्टिक ये है, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक ये है कि सरगासो जो सी है दैट इज ब्राउन कलर में, ब्राउन कलर का है ये सी है। और ब्राउन कलर क्यों होता है इसको स्टूडेंट्स? ब्राउन कलर होता है इसकी वजह, जो सी वीड्स होती हैं उसकी वजह से सरगासो सी है वो ब्राउन कलर शेप में रहता है। ये कैरेबियन आइलैंड्स पे ये सी वीड है, ये बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है वहां पर, बिकॉज देखो बीचेस में भी निकल कर आ गई है बाहर। ठीक है, यहां तक किसी को परेशानी समझ में आया अटलांटिक ओशन के बारे में? फिर अब पनामा कैनल, पनामा कैनल क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से कनेक्ट करने वाली जो कैनल है वो मैनमेड कैनल है। ये आपको दिख पा रही है, अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को जोड़ने वाली जो मैनमेड हमारे द्वारा जो आर्टिफिशियल जो पैसेज है उसे कहा जाता है पनामा कैनल। पनामा कंट्री है वहीं पर ये मौजूद है, यहां पर ट्रेड भी होता है, तो दीज आर कॉल्ड ट्रेड पॉइंट्स ऑल्सो, इनको ट्रेड पॉइंट्स भी कहा जाता है। और कैनल के बारे में बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मुझे खुद को जब मैं स्टडी कर रहा था तब पता चला था कैनल ऐसे एकदम नॉर्मल नहीं होती स्टूडेंट कि हाँ एकदम पानी कनेक्टेड हो गया, बिकॉज यहां का और उस साइड का जो सी लेवल होता है वो बहुत ऊपर नीचे होता है। तो आप देख पा रहे हो, ये देखो, ये एक आपको मैं जूम करके दिखाता हूं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है। ये यहां से शिप आ रही है, शिप आएगी और यहां जाकर रुक जाएगी, फिर क्या होगा, यहां से पानी ऊपर उठेगा इस रीजन से। दिख रहा है? ये देखो सी लेवल ऊपर नीचे हो गया है, तो जब शिप्स आती हैं तो सी लेवल को ऊपर नीचे किया जाता है। इसमें पूरा ये है, पूरा नीचे की तरफ जाता है पानी, और फिर ये ऊपर से आ रही है, अगर मान लो यहीं से गिर जाएगी तो यहां पर आके गिर जाएगी, पर ये गिरती नहीं है, ये यहीं पर आके रुकती है, वाटर लेवल को बराबर किया जाता है, फिर इधर वाटर को फिलअप किया जाता है और इसको यहां से निकाल के फिर इधर लाया जाता है। तो इस तरह से कैनल्स काम करती है। तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड और बड़ा थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। इतनी बड़ी शिप को नीचे ऊपर करने के लिए पानी कितना ज्यादा लगेगा आप सोचिए। ठीक है, तो वेरी इंटरेस्टिंग। आप कैनल्स को जाकर हम भी पढ़ाएंगे, एक सेशन जरूर लेंगे कैनल्स के ऊपर, दुनिया की सारी कैनल्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, सुएज कैनल, पनामा कैनल्स, है ना। तो ये आपको एक छोटा सा व्यू दिया गया। ये देखो ना, एक कार्गो खाली भी हो रही है यहाँ पर, तो रुकी हुई है, ये इसलिए रुकी है क्योंकि ये यहाँ का जो सी लेवल वो डाउन है, उधर का सी लेवल ऊंचा है, इसको बैलेंस करके फिर इसको निकाला जाए। फिर आता है स्टूडेंट्स, ये देखो पनामा जो मैं बता रहा था, ये यहां पर पनामा है, ये अपना पैसिफिक ओशन, ये अटलांटिक ओशन, और इसको यहां से मिलाया जा रहा है ना, पनामा। ये छोटा सा आपको बताना चाह रहा था। ठीक है, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन के बारे में था। कल हम लोग जो है पैसिफिक आर्कटिक ओशन, अंटार्कटिक ओशन और इंडियन ओशन के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आई होप यू लाइक द सेशन। आप लाइक कीजिए, इंफॉर्मेटिव लगा, क्योंकि क्वेश्चंस भी खूब सारे इसमें से बनेंगे, है ना। तो सेशन को जरूर आप शेयर कीजिए अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगा। इसको, इसके जो डीपीपीज हैं, जो डेली प्रैक्टिस पेपर्स होते हैं, इस सेशन से रिलेटेड आपको एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। तो आप जाकर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर यूजीसी नेट जियोग्राफी सेलेक्ट करेंगे, या फिर जो अभी तो उसी के अंदर है सेक्शन के अंदर, इसको सेलेक्ट करेंगे तो आपको इसकी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। तो रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। रिवीजन अगर कुछ समझ में नहीं आए तो इसको रिवाइंड करके देख लेना। ओके, और तो इस तरह से आपका पूरा टॉपिक तैयार हो जाएगा। तो सी यू टुमारो एट शार्प एट 10 AM, यहीं पर मिलेंगे 10 से 11, और आपको ये जो सीरीज है कंटिन्यू रहेगी एग्जाम तक, आपके हेल्प बेनिफिशियल रहेगी। ठीक है, चलो टेक केयर, बाय बाय।